और एक सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस मुद्दे को बस भुनाती रहेगी या सवाल ऐसे ही कांग्रेस पर दागे जाएंगे या कोई कठोर कार्रवाई इस पर की जाएगी? देखिए, हामिद अंसारी जी वो कांग्रेस पार्टी आईएनसी की पीपीपी मानसिकता है। तो बीजेपी क्या ये सवाल उठा रही है कि उस वक्त की सरकार को सब कुछ पता था और जो 26/11 हुआ या तमाम जो आतंकी घटनाएं हुई ये उस वक्त की सरकार को पता था, कहीं ना कहीं कांग्रेस को पता था और इसीलिए वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। जिन शहर में वो गए, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, आप देखिए कि उसी कालखंड में उन सभी जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए। टेररिज्म पर कॉन्फ्रेंस होता है, उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। उसमें पहले तो आपने एक पाकिस्तानी को बुला लिया टेररिज्म पर भारत को लेक्चर देने के लिए। पत्रकार है जो पाकिस्तान के, नुसरत मिर्जा, वो कहते हैं कि मैं गालियां देता हूं कश्मीर। 5 बार 2005 से 11 के बीच निमंत्रण दिया गया भारत। अंसारी फाइल्स उठा के देखे तो अंसारी फाइल्स में कभी दिखता है कि वो पीएफआई के मंच पे चले गए। रॉ के एक नहीं 2 हमारे पूर्व अधिकारी कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं जब हामिद अंसारी डिप्लोमेट के रूप में ईरान में भारत के प्रतिनिधि हुआ करते, तो उन्होंने कहीं पर डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इतने समय से भी कोई खंडन नहीं किया है इन तमाम आरोपों। अब दूसरी ओर देखिए हामिद अंसारी जी, देखिए मैं हामिद अंसारी जी के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, एक व्यक्ति नहीं, वो एक सिम्टम है, परंतु मर्ज जो है, डिजीज जो है, वो कांग्रेस पार्टी आईएनसी की पीपीपी मानसिकता है। पीपीपी मानसिकता मतलब प्रो पाकिस्तान पॉलिसी मानसिकता। ये प्रो पाकिस्तान पॉलिसी मानसिकता इस प्रकार से है कि एक पत्रकार है जो पाकिस्तान के, नुसरत मिर्जा, वो कहते हैं कि मैं गालियां देता हूं कश्मीर को, मैं भारत विरोधी जहर उगलता हूं, पर ऐसे व्यक्ति को 5 बार 2005 से 11 के बीच निमंत्रण दिया गया भारत में, उनको वीजा दी गई, उनको 3 शहरों की नहीं 7 शहरों की वीजा दी गई, और जिन शहर में वो गए, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, आप देखिए कि उसी कालखंड में उन सभी जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। और ये तथाकथित पत्रकार कहता है कि मैं तो अपनी सारी जानकारियां कसूरी को दे रहा था, कयानी को दे रहा था, आईएसआई को दे रहा था। तो हमारा सवाल ये है कि क्या उस समय के गृह मंत्री को ये मालूम था कि ये पत्रकार के भेष में जासूस है, या ये इतनी बड़ी चूक थी कि उनको नहीं पता था कि ये जासूस है? अगर ये पत्रकार के भेष में जासूस आ रहा था तो इसको इतनी बार वीज़ा क्यों दी गई, उसको 7 शहरों के लिए जाने की परमिशन क्यों दी गई? और इससे महत्वपूर्ण सवाल है कि टेररिज्म पर कॉन्फ्रेंस होता है, उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। उसमें पहले तो आपने एक पाकिस्तानी को बुला लिया टेररिज्म पर भारत को लेक्चर देने के लिए, और उपराष्ट्रपति के मंच पर एक ऐसा व्यक्ति जो जासूसी कर रहा है, आईएसआई को जानकारियां दे रहा है और भारत विरोधी बातें बोल रहा है। और देखिए ये सवाल इसलिए निर्माण होते हैं क्योंकि अगर आप एक अंसारी फाइल्स उठा के देखें तो अंसारी फाइल्स में कभी दिखता है कि वो पीएफआई के मंच पे चले गए 2017 में, कभी दिखता है कि वो शरिया कोर्ट की वकालत कर रहे हैं, कभी दिखता है कि वो बोल रहे हैं कि भारत जिम्मेदार था बंटवारे के लिए, पाकिस्तान नहीं, कभी दिखता है कि आईएमसी जो कि एक आईएसआई की स्पॉन्सर्ड तंजीम है उसके मंच पर 2022 में चले गए और भारत विरोधी बातें रखी उन्होंने। तो ये जो श्रृंखला है अंसारी फाइल्स की, इसके वजह से कई सारे सवाल निर्माण होते हैं, कुछ अंसारी जी के सामने नैतिक पटल पर और कुछ कानूनी पटल पर कांग्रेस के सामने। जी बिल्कुल, आपने एक टीवी डिबेट में ये सारी बातें कही थी कि कांग्रेस की जो पीपीपी है, पाकिस्तान प्रो पॉलिसी, उसके तहत ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सवाल ये खड़ा किया गया था आपके तरफ से, और जो आपके प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने भी कई बड़े खुलासे किए थे ईरान में किस तरीके से जो हमारे रॉ के एजेंट थे वो भी खतरे में आ गए थे इनकी वजह से। तो वो क्या मामला था, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, रॉ के एक नहीं 2 हमारे पूर्व अधिकारी, एक तो एनके सूद साहब है और एक है आरके यादव जी। उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं उस समय पर जब हामिद अंसारी डिप्लोमेट के रूप में ईरान में भारत के प्रतिनिधि हुआ करते थे। अब उन्होंने कई सारी जो बातें रखी है उन्होंने किताब के भी रूप में रखी है, कुछ लोगों ने और भी तरीके से रखी है। तो मुझे लगता है कि इस पे जो भी तथ्य हैं वो तथ्य तो सामने आने चाहिए। सुरक्षा एजेंसी निश्चित रूप से इन चीजों का संज्ञान भी लेगी, परंतु आज तक इस पर अगर ये झूठी होती तो किसी ने कोई मानहानि का दावा नहीं किया है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर जांच करने की मांग की गई थी, कार्रवाई करने की मांग की गई थी, तो क्या बीजेपी अब इस मामले की जांच कराएगी? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें 2 विषय हैं। एक तो विषय है कि अभी जो मैंने देखा हामिद अंसारी जी का वक्तव्य भी आया, तो उन्होंने कहीं पर डिनाई नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि जो मैं
फंक्शन में गया था उसके लिए उस समय की सरकार को पूछा जाए किसको न्योता दिया, तो इसका मतलब कांग्रेस को पहले तो बात रखनी है। कांग्रेस पार्टी ने इतने समय से भी कोई खंडन नहीं किया है इन तमाम आरोपों का, उसको मतलब उन्होंने मौन तरीके से स्वीकारा है। या तो कांग्रेस पार्टी आकर कहे कि नहीं हमने इस नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया, हमने इसको इधर वीज़ा नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। दूसरी बात, जो भी आरोप व्यक्तिगत रूप से हामिद अंसारी पर लगाए जा रहे हैं, अगर हामिद अंसारी को लगता है ये गलत है, इतने गंभीर आरोप है, तो उनके पास कई सारे कानूनी रास्ते भी खुले हैं। और मुझे निश्चित पता है कि जो भी ये आरोप लगते हैं, अगर ये सामने आते हैं एजेंसियों के, एजेंसी उस पर संज्ञान लेगी और जो भी कानूनी रूप पर कार्रवाई करनी है वो कानूनी रूप से होगी, परंतु नैतिक रूप से भी कार्रवाई होती है। नैतिक पटल के भी बहुत सारे सवाल हैं, केवल हर सवाल कानूनी होता है ये ज़रूरी नहीं है। आपका उस समय पर कैसा रवैया रहा, आपने क्या किया नहीं किया, हो सकता है वो कानूनी जुर्म ना हो, परंतु देश के हित को कॉम्प्रोमाइज करने वाले कोई कार्य हो और उसके नैतिक जवाब देने जरूरी है। तो मुझे लगता है कि नैतिक रूप पर जो सवाल बनते हैं उसका भी जवाब हामिद अंसारी जी को और कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। जी, ये कोई छोटी बात नहीं है सर। आप भी जानते हैं कि खुफिया जो जानकारी है वो साझा की जा रही थी, जैसे कि जो पत्रकार है नुसरत मिर्जा, उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में कबूली है बातें। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, क्या इस पर कांग्रेस को आकर बयानबाजी करनी चाहिए थी, उन्हें बयान देना चाहिए था? क्योंकि राहुल गांधी देखते हैं हम कि ट्विटर पर और तमाम मुद्दों पर वो बात करते हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। अलका लांबा ने इस पर बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि हामिद अंसारी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने बताया कि ना मैं मिला था, ना निमंत्रण मैंने भेजा था, लेकिन उन्होंने बोला था कि उस कार्यक्रम में थे, बस इतनी सी बात थी। देखिए, अलका लांबा जी को पूरा वक्तव्य पढ़ना चाहिए। हामिद अंसारी ने तो ठीकरा कांग्रेस की सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने तो कहा है कि मुझे मत पूछो, हमें जो जिसको बुलाना होता है हम सरकार की एड और एडवाइस पर चलते हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहे कि सरकार से उस समय की सरकार से पूछो। दूसरा, कांग्रेस ने अभी तक ये नहीं कहा कि नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया था, वीजा नहीं दी थी, वो इतने शहरों नहीं गया था। ये खंडन कांग्रेस, जिनका गृह मंत्री था, जिनका विदेश मंत्री था, उन्होंने खंडन नहीं किया है। तीसरी बात, हम ये सवाल क्यों उठा रहे, नुसरत मिर्जा के कहने पर नहीं उठा रहे। नुसरत मिर्जा तो मात्र एक सीरीज में एक इवेंट आ गया, परंतु आप पूरी लिटनी उठाकर देखिए, उस समय पर जब 26/11 हुआ, कांग्रेस पार्टी 26/11 का दोष पाकिस्तान पर नहीं भारत पर डालना चाह रही थी। आरएसएस की साजिश, हिंदुओं की साजिश, ये किताब निकाली थी दिग्विजय सिंह ने। उस समय पर जो भी ब्लास्ट हो रहे थे, जिन शहरों में नुसरत मिर्जा गए वहाँ पे ब्लास्ट हुए, और उन ब्लास्ट को एक तरीके से हिंदू टेरर का रूप देने का कार्य किसने किया? उस समय पर कांग्रेस पार्टी ने किया, मालेगांव को, समझौता को। उसके अलावा 26/11 जब हुआ, उसके बाद फली मेजर ने कहा था, आर्मी एयरफोर्स चीफ थे, कि जाइए हमें अटैक करना चाहिए। जैसे अब उरी में हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा हुआ तो बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तो वैसे इन्फॉर्मेशन दी गई कि आप जाकर स्ट्राइक कर सकते हैं, हम स्ट्राइक कर सकते हैं। रोका गया, ये मैं नहीं कह रहा, मनीष तिवारी ने लिखी अपनी किताब में। इसके अलावा आप देखिए कि किस प्रकार से उस समय हर दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पटना, पुणे, लखनऊ, वाराणसी, हर जगह ब्लास्ट होता था। आज वो ब्लास्ट, कुछ आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं जम्मू कश्मीर में और कुछ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, जिसको हम मानते हैं वहाँ पे हो रही है, और उसकी संख्या बहुत कम है, 50% से कम हो गई है, 90% से पत्थरबाजी कम हुई है। परंतु आज हर बड़े शहर को दहलाने का जो कार्य किया जाता था, वो आज बिल्कुल लगभग एक तरीके से थम चुका है। जी। इससे कई सारे सवाल निर्माण होते हैं, क्योंकि सलमान खुर्शीद कहते हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, सोनिया गांधी रोने लगी। अफजल गुरु के जो समर्थक थे उनको कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल कर दिया। याकूब मेमन के लिए जो पैरवी कर रहे थे असलम शेख महाराष्ट्र में, वो मंत्री बनाए गए। दाऊद इब्राहिम के साथ जिनके रिश्ते नवाब मलिक के, एनसीपी के, वो कांग्रेस के साथ ही हैं। तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इससे सवाल निर्माण होता है कि बार बार ये प्रो पाक। और आज भी देखिए, राहुल गांधी ने 370 पर बयान दिया, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी के बयान का फायदा पाकिस्तान ने उठाया, पहले पन्ने पर छापा। उनके एक नेता ने कहा आर्मी सिविलियन को ज़्यादा मारती है, टेररिस्ट को नहीं मारती है, उसका भी फायदा पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के पास चले गए, ये कहते हुए कि भाई हमें मदद कीजिए, हमें मोदी जी को हटाना है। जी, तो ये सीरीज है ना। जी, तो बीजेपी क्या ये सवाल उठा रही है कि उस वक्त की सरकार को सब कुछ पता था, और जो 26/11 हुआ या तमाम जो आतंकी घटनाएं हुई, ये उस वक्त की सरकार को पता था, कहीं ना कहीं कांग्रेस को पता था, और इसीलिए वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही? देखिए, आज एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि आतंकवाद के प्रति और पाक स्पॉन्सर्ड इस्लामिक आतंकवाद के प्रति कांग्रेस का एक नरम रवैया था, और इसीलिए कांग्रेस को हम कहते हैं ये आईएनसी नहीं, ये पीपीपी है। और अब इसमें एक और कड़ी ये जुड़ते जा रही है कि नुसरत मिर्जा नाम के व्यक्ति को पत्रकार के भेष में बुलाकर उससे जासूसी करवाई गई। अब इसमें कौन कौन शामिल था?
निश्चित रूप से पाकिस्तान का आईएसआई शामिल था, पाकिस्तान का डीप स्टेट शामिल था, पर भारत की सरकार में उस समय वैसे कौन लोग थे जो इसको होने दे रहे थे? इसकी जांच तो एक अलग चीज है, पर इसकी जवाबदेही कांग्रेस पार्टी को देनी चाहिए। जी, आपने बताया कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है हामिद अंसारी ने कांग्रेस के पाले में डाल दिया है। अब जवाब देना होगा वो कांग्रेस को ही देना होगा, और आप भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस को इस पर। देखिए, ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं है। हामिद अंसारी हो, मुख्तार अंसारी हो, कोई भी हो, ये व्यक्ति का नहीं, ये मानसिकता और ये लक्षण नहीं, हम डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। बीमारी जो है वो कांग्रेस में दिखती है। कांग्रेस में एक बीमारी है कि तुष्टीकरण की नीति के चलते आतंकवाद के प्रति उन्होंने नरम रवैया अपनाया, इसलिए राजस्थान में भी कन्हैया लाल जी की हत्या की गई, उसमें भी कोताही बरती गई। महाराष्ट्र में भी जब एमवीए की सरकार थी, वहाँ पर उमेश कोल्हे को मारा गया तो उसको चोरी की घटना बताने की कोशिश की गई। कश्मीर में भी जो पंडितों के साथ हुआ नरसंहार, उसको आज तक कांग्रेस पार्टी ने इस्लामिक जिहाद नहीं कहा है। तो कहीं ना कहीं ये बीमारी तुष्टीकरण की, जिसकी वजह से सॉफ्ट कॉर्नर फॉर टेररिज्म होता है, ये आज फिर से एक बार दिख रहा है। सर, कार्रवाई किस पर होगी? अगर ये जांच होती है तो कांग्रेस पर या फिर हामिद अंसारी? देखिए, कार्रवाई जब होगी उसका निष्कर्ष निकलेगा तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जिम्मेदार था और किस पे कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि नैतिक रूप से आज कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सबको जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि यही सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट के लिए। यही राहुल गांधी अफजल हम शर्मिंदा है जैसे नारे जिन्होंने लगाए, उनके पक्ष में जाकर जेएनयू में खड़े हो गए, और इन दोनों ने ही मिलकर कांग्रेस पार्टी की सॉफ्ट ऑन टेरर पॉलिसी बनाई है। सर, यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस मुद्दे को बस भुनाती रहेगी, या सवाल ऐसे ही कांग्रेस पर दागे जाएंगे, या कोई कठोर कार्रवाई इस पर की जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसका काम उसकी है, सरकार उसकी सरकार है, पर सरकार और पार्टी अलग होते हैं। जी। सरकार में भी जो एजेंसीज होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, सुरक्षा एजेंसीज होती है, ये इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस होती है। ये नहीं है कि भाई सरकार ने बोल दिया, ये हमारी सरकार ऐसे नहीं चलाती, ये केश पैरेट नहीं है। तो सरकार अपना काम करेगी, एजेंसीज स्वाधीन है, स्वायत्त है। अगर उनको लगता है कि इन जो आरोपों में, और हम ये आरोप लगा रहे हैं, डंके की चोट पर हम ये आरोप लगा रहे हैं, हम जवाबदेही मांग रहे हैं, अगर उनको लगता है कि इन आरोपों में हाँ बुनियादी कोई बातें हैं, तो वो अपना काम जरूर करेगी। भारत की एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन पर आज कोई दबाव नहीं है। जब होती है कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई हुई, जो 2000 करोड़ का मनी हाइस्ट किया है इन्होंने नेशनल हेराल्ड में, तो कार्रवाई होती है तो सड़कों पर उतर आते हैं। क्यों उतर आते हैं? आप जवाब दीजिए। अगर चोर की दाढ़ी में या आतंकी की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो भाई फिर आपको डरने वाली क्या बात है? हो जाने दीजिए कार्रवाई। पर कार्रवाई जब होना शुरू होती है, तब ये इस प्रकार से सड़कों पे वायलेंट और ईडी के सामने साइलेंट हो जाते हैं, तो इससे भी बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद पूनावाला जी।